हे एवरीवन एंड वेलकम। आज हम हिस्ट्री के एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर को बिल्कुल सिंपल बनाने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई नो थोड़ा लंबा चैप्टर है, बट ट्रस्ट मी, इस एक्सप्लेनर के एंड तक सारे कॉन्सेप्ट, सारे इवेंट्स आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा गेम प्लान फॉर टुडे। हम शुरू करेंगे एक आर्टिस्ट के ड्रीम से, फिर देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे पूरे यूरोप में आग लगा दी। उसके बाद हम समझेंगे दो अलग अलग सोच के बीच की टक्कर, देखेंगे वो दौर जब आम जनता ने क्रांति की, और फाइनली जर्मनी और इटली जैसे बड़े देशों को बनते हुए देखेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में आपके एग्जाम्स के लिए कुछ सॉलिड क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है एक सपने से। साल था 1848 और एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने एक ऐसी दुनिया इमेजिन की जो उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थी। एक ऐसी दुनिया जिसका आइडिया ही उस वक्त के राजाओं को डरा देता था। तो सोरियो ने क्या ड्रीम देखा? उन्होंने सोचा एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स होंगे। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसमें अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडे लेकर एक लंबी लाइन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तरफ जा रहे हैं, और जमीन पर क्या है? राजाओं के टूटे हुए ताज, क्राउन्स बिखरे पड़े हैं। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक पावरफुल मैसेज था कि राजाओं का टाइम अब खत्म और अब लोगों का, सिटीजन्स का टाइम शुरू होने वाला है। वो जो टूटे हुए क्राउन्स थे ना, वो एब्सोल्यूटिस्ट रूल के एंड को दिखाते हैं। अब ये एब्सोल्यूटिस्ट क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। सोचो, एक ऐसी गवर्नमेंट या एक ऐसा राजा जिसकी पावर पर कोई लिमिट ही ना हो, कोई रोक टोक नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, जो उसने बोल दिया वही लॉ है, बस वन मैन शो। उसी को कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट रूल। ओके, तो अगर सोरेन साउटियो का सपना एक छोटी सी चिंगारी थी, तो उस चिंगारी को आग में बदला फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। सीरियसली, ये इतना बड़ा इवेंट था, आप इसे नेशनलिज्म का बिग बैंग कह सकते हो। यहां से नेशन स्टेट का आइडिया पूरे यूरोप में फैलना शुरू हुआ। चलो एक क्विक लुक इस टाइमलाइन पर डालते हैं, इससे पूरा चैप्टर दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन से पावर राजा के हाथ से निकलकर लोगों के हाथ में आई। फिर 1804 में एंट्री होती है नेपोलियन की। 1815 में वो हार जाता है। 1848 तक रेवोल्यूशन की लहर पूरे यूरोप में फैल चुकी थी, और 1871 तक तो जर्मनी जैसा नया देश भी बन चुका था। इन डेट्स को थोड़ा माइंड में रखना, आगे बहुत हेल्प मिलेगी। तो सवाल ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लोगों के अंदर ये फीलिंग कैसे जगाई कि हम सब एक हैं। इसे कहते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी। उन्होंने कुछ ब्रिलियंट स्टेप्स लिए। पहले ला पात्री यानी द फादरलैंड और ले सिटुएन यानी द सिटीजन जैसे आइडियाज को पॉपुलर किया। रॉयल झंडे को हटाकर नया तिरंगा लाया और पूरे देश में एक जैसे कानून, एक जैसे वेट्स और मेजर्स लागू किए। सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बनाया। एम बिल्कुल क्लियर था, लोगों को एक राजा की प्रजा से एक देश के नागरिक में बदलना था। रेवोल्यूशन के बाद सीन में आता है नेपोलियन, और ये बंदा काफी कंफ्यूजिंग था, एक हीरो भी और एक विलन भी। एक तरफ उसने नेपोलियन कोड लाकर इक्वालिटी लाई, लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स दिए, फ्यूडल सिस्टम खत्म किया, बहुत अच्छा काम था। बट दूसरी तरफ उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया और बोलने की आज़ादी छीन ली। तो जिसे लोगों ने शुरू में एक हीरो समझा था, वो जल्द ही एक दुश्मन जैसा बन गया। नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में एक आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हो गई। एक साइड पर थे कंजर्वेटिव्स, जो चाहते थे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, राजा, चर्च, वही पुराना सिस्टम। और दूसरी साइड पर थे रेवोल्यूशनरीज, जो आज़ादी और नए देशों के लिए लड़ रहे थे। ये आने वाले सालों की सबसे बड़ी लड़ाई थी, पुरानी सोच वर्सेस नई सोच। तो ये कंजर्वेटिज्म है क्या चीज़? बेसिकली ये एक ऐसी पॉलिटिकल थिंकिंग है जो ट्रेडिशन को, यानी परंपराओं को बहुत वैल्यू देती है। ये लोग मानते थे कि मोनार्की, चर्च, ये सारे पुराने इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है और सोसाइटी में अचानक से फास्ट चेंजेस नहीं आने चाहिए। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो तो ठीक है। 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना में इन्हीं लोगों ने यूरोप को वापस पुराने रास्ते पर लाने की कोशिश की थी। और ये स्लाइड इस डिवाइड को एकदम साफ दिखाती है। देखो, कंजर्वेटिव टीम के कैप्टन थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख। उनका काम था नए आइडियाज को दबाना, प्रेस को कंट्रोल करना। और रेवोल्यूशनरी टीम के सुपरस्टार थे जुसेप्पे मज़ीनी। मज़ीनी का कहना था कि देश यानी नेशंस गॉड ने बनाए हैं, और इसलिए हर नेशन को आज़ाद होना चाहिए। अपने इस मिशन के लिए उन्होंने यंग इटली जैसी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। दो एकदम ऑपोजिट लोग, दो एकदम ऑपोजिट आइडियाज। मज़ीनी के आइडियाज इतने पावरफुल थे
कि मेटरनिक ने उनके बारे में क्या कहा, सुनो। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी हमारे सिस्टम का सबसे खतरनाक दुश्मन। ये लाइन ही काफ़ी है ये समझाने के लिए कि पुराने राजा महाराजा मजीनी जैसे लोगों से कितना डरते थे। उन्हें पता था कि ये नए आइडियाज़ उनकी सल्तनत को हिला सकते हैं। और अब आती है असली एक्शन की बारी। अब तक ये आइडियाज़ किताबों में थे, सीक्रेट मीटिंग्स में थे, लेकिन अब ये आइडियाज़ सड़कों पर उतर आए थे। 1830 से 1848 के बीच के टाइम को हिस्ट्री में द एज ऑफ रेवोल्यूशंस कहते हैं। ये वो टाइम था जब आम लोगों ने, जनता ने क्रांति कर दी। इस दौर में क्रांति की आग पूरे यूरोप में फैल गई। फ्रांस में एक बार फिर रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीस को आज़ादी मिली ऑटोमन एम्पायर से। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये रेवोल्यूशन सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं थे। इनके पीछे भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब भी बड़े रीजंस थे, जैसा कि हम सैलेशिया के वीवर्स के रिवोल्ट में देखते हैं। तो जब पेट की आग और आज़ादी की आग मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। नेशनलिज्म को फैलाने के लिए सिर्फ तलवार ही नहीं चली, कल्चर का भी इस्तेमाल हुआ, और इस कल्चरल मूवमेंट को कहते हैं रोमांटिसिज्म। इन लोगों का मानना था कि एक देश की असली पहचान उसके फोक सॉन्ग्स में, उसकी पोएट्री में, उसकी लैंग्वेज में होती है। उन्होंने इन चीज़ों को यूज़ करके लोगों में एक कॉमन फीलिंग, एक शेयर्ड आइडेंटिटी बनाई। फॉर एग्जाम्पल, पोलैंड में लोगों ने अपने फोक डांसेस को नेशनल प्रोटेस्ट का सिंबल बना लिया था। कल्चर एक हथियार बन गया था। तो इतने सारे रेवोल्यूशंस, इतने सारे कल्चरल मूवमेंट्स के बाद फाइनली सूर्यों का वो सपना, अलग अलग आज़ाद देशों का सपना सच होने लगा। लेकिन एक ट्विस्ट था, ये यूनिफिकेशन लोगों के रेवोल्यूशन से नहीं हुआ जैसा सबने सोचा था। ये हुआ स्टेट पावर, मिलिट्री और बहुत ही क्लेवर पॉलिटिक्स से। चलो जर्मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। 1848 में लिबरल्स ने कोशिश की बट फेल हो गए। फिर प्रशिया ने लीडरशिप संभाली और उसके चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। बिस्मार्क का कहना था कि देश भाषण से नहीं, ब्लड एंड आयरन से बनते हैं, यानी खून और लोहे से। उसने प्रशिया की सुपर स्ट्रॉन्ग आर्मी यूज करके 7 साल में 3 वॉर्स जीती और फाइनली 1871 में प्रशिया के किंग विलियम द फर्स्ट को यूनिफाइड जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। इटली की कहानी भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग है। मजीनी की कोशिशें फेल हो गई थी। फिर लीड ली चीफ मिनिस्टर कवूर ने, जो एक बहुत ही शातिर डिप्लोमेट थे। उनको साथ मिला मिलिट्री हीरो जिजेपे गैरिबाल्डी का। गैरिबाल्डी और उनकी रेड शर्ट्स आर्मी ने आम लोगों के सपोर्ट से सदर्न इटली को जीत लिया। फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का किंग बनाया गया। तो इस यूनिफिकेशन में 3 लोगों का हाथ था, मजीनी द सोल, कवूर द ब्रेन और गैरिबाल्डी द स्वर्ड। ऑलराइट, तो हमने पूरी कहानी, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। चलो देखते हैं कि एग्जाम्स में इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनका आंसर कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का एक ऑल टाइम फेवरेट है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी अपनेपन की फीलिंग लाने के लिए क्या क्या किया। जरा याद करने की कोशिश करो, हमने अभी डिस्कस किया था। हियर यू गो। ये हैं आपके परफेक्ट आंसर पॉइंट्स। ला पात्री और लिसिटवाये का आइडिया, नया तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली, एक जैसे कानून, एक जैसा नाप तोल का सिस्टम और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाना। इन सारे पॉइंट्स को बस एक्सप्लेन कर देना, फुल मार्क्स पक्के हैं। चलो एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर 5 मार्क्स में आता है। जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस समझाइए। इसके मेन स्टेप्स क्या थे? इसका आंसर एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पॉइंट 1, 1848 में लिबरल्स फेल हो गए। पॉइंट 2, लीडरशिप प्रशिया और बिस्मार्क के हाथ में आई। पॉइंट 3, बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी और 3 वॉर्स। पॉइंट 4, प्रशिया की जीत। एंड फाइनली 1871 में काइजर विलियम द फर्स्ट को एम्परर बनाया गया। बिल्कुल सिंपल। तो यही था पूरा चैप्टर, एक कहानी जो एक आर्टिस्ट के खूबसूरत सपने से शुरू हुई थी, लेकिन आखिर में वो सपना जंग, पॉलिटिक्स और पावर से हकीकत बना। और ये हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि देश आखिर बनते कैसे हैं, सिर्फ अच्छे आइडियाज से या फिर ताकत से? इस सवाल पर सोचना जरूर। आई होप ये एक्सप्लेनर आपके लिए हेल्पफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।